संतोष कुमार सेन और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात की गई थी पिछले लेक्चर्स में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस टॉपिक हमारा प्रिज्म है ना। प्रिज्म के बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते हो, पहले से क्लास 9-10th में ही पढ़े हो। ये कभी भी अगर वाइट लाइट हो, जो सूर्य से आ रही वाइट लाइट है, अगर उस वाइट लाइट को हम प्रिज्म से होके गुजारते हैं तो क्या होती है, हिंदी में बोले तो वो अपने जो 7 रंग है अवयव उसमें विभक्त हो जाते हैं, यानी 7 रंगों में टूट जाते हैं। टूट क्या जाते हैं, जूम करना उसको बोल सकते हो कि लाइट को जूम कर दिए और जूम करके देखें। एक्चुअली में 7 कलर ही नहीं होते, बहुत सारी लाइट रेंज होती है उसमें, लेकिन विगब्योर जो 7 कलर्स हैं वो हम देख पाते हैं, वो विजिबल लाइट्स हैं, बाकी के हम नहीं देख पाते है ना। 3800 एंगस्ट्रम से कम का वेवलेंथ जो होता है वो नहीं देख पाते, या 7500 से ज़्यादा जिनका होता है वो नहीं देख पाते। ये सब कैसे होता है, प्रिज्म से होके गुजारते हैं। तो बात उसी प्रिज्म की करेंगे हम लोग। ये प्रिज्म है क्या और इससे क्या डेविएशन होता है, किस तरह का डेविएशन होता है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से, ठीक है ना। कहाँ कहाँ प्रिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए, 7 रंगों वाली बात तो आप लोग पढ़े हो, वो किए हुए हो, उसमें कुछ खास जाना नहीं है। बात करते हैं प्रिज्म पे, सिर्फ फोकस करेंगे इस वाले डायग्राम पे। ये जो इक्विपमेंट है ना, इसी को प्रिज्म बोलते हैं और इसी में चलेंगे इसका क्या क्या फेनोमेना है, क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे लाइट का डेविएशन हो जाता है। तो चलिए, डिफिनीशन इसका बोल सकते हो आप कि प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लाइट रे हमारा क्या होगा, आर पार जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही पार निकलता है। Whose refracting surfaces are not parallel but are inclined to each other। जिसका रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता, इंक्लाइंड होता है, ठीक है ना। आइडियल प्रिज्म जो होगा इस तरह से आप मान सकते हो। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कहने का मतलब हो गया, अब जैसे इधर से लाइट, अब देखो ऐसे स्लैब हो गया ना, इस तरह से स्लैब हो गया, ऐसे इस तरह से, तो एक तरफ से लाइट आएगी दूसरे से निकलेगी, यानी इधर से लाइट आई और अगर इस वाले सरफेस से बाहर गई तो दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस थे वो इनक्लाइंड है, तो प्रिज्म हो गया, है ना। हो सकता है कि इस वाले सरफेस से आए और उधर वाले सरफेस से कहीं निकले, ऐसे तो भी हो गया। इधर वाले सरफेस से कहीं आया और नीचे वाले से निकल गया, है ना। तो अलग अलग सरफेसेस से अलग। अब ऐसा नहीं है कि इस वाले सरफेस से जाएगा, जैसे इस वाले सरफेस से जाएगा ऐसे और इस वाले से निकलेगा उधर से, नहीं, उसको प्रिज्म नहीं बोलेंगे। तब ये सेम डिवाइस प्रिज्म की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस और वो सरफेस आपस में इंक्लाइंड नहीं है, पैरेलली है, ठीक है। 2 सरफेसेस आपस में इंक्लाइंड होंगे तभी। जैसे देखो, मैं समझाता हूं, इतना सारा रे डायग्राम मैं बनाया तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे शायद। एक डायग्राम मैं और बनाता हूं और उसमें समझेंगे कि मैं क्या कहने की चेष्टा कर रहा हूं। ये देखो, ठीक है, ये हो गया हमारा। बात करेंगे ऐसे, क्यूब बना रहे हैं, क्यूब हो गया, है ना, ये क्यूब है। अब इस सरफेस से लाइट जाएगी, उस सरफेस से बाहर आ गई, इधर से लाइट गई, उस सरफेस से बाहर निकली, तो पैरेलल सरफेस से निकल रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लाइट इस सरफेस से गई और इस सरफेस से बाहर निकल गई, है ना, यानी यहां से गई है और यहां से बाहर निकली है, कहने का मतलब है ऐसे गई और यहां से ऐसे निकल गई,
यानी ये दो जो सरफेस है आपस में इंक्लाइंड है, या पता चला कि इससे गया इससे निकल गया तो ये दोनों इंक्लाइंड है, इससे गया उससे निकल गया तो इंक्लाइंड है, इससे गया नीचे वाले से निकल गया नीचे से आया, यानी इंक्लाइंड होना चाहिए दोनों सरफेस। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर आपस में इंक्लाइंड है तभी वो प्रिज्म कहलाएंगे, या जो बिहेवियर होगा वो प्रिज्म की तरह होगा, है ना। ऐसे हम प्रिज्म उसको बोलते हैं। और वो भी कब कब कौन कौन से सरफेस को बोलेंगे इसमें बता चुके हैं। ये नहीं है कि इस वाले से डालेंगे उधर से रेज निकालेंगे, ऐसे इधर से गया उधर से निकला एकदम ऐसे पैरेलली, तो वो नहीं माना जाएगा प्रिज्म, है ना। इंक्लिनेशन होना बहुत जरूरी है, इंक्लिनेशन होना चाहिए तब बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कैसे डेविएशन होता है, लाइट का क्या रिफ्रैक्शन होता है, तो उस पर बात बता देता हूँ, आप समझ गए होंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए इस डायग्राम को बनाया था और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आइए चलते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपका प्रिज्म, ठीक है, कुछ इस तरह से आपका प्रिज्म, ठीक है ना। कैलकुलेशन पे चलते हैं, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है हमको। एंगल ऑफ डेविएशन आता है, मेनली रूप से एंगल ऑफ डेविएशन की चर्चा बहुत होती है प्रिज्म में। यह हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होता है उसकी चर्चा होती है। किसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस और किसको डेविएशन एंगल बोलते हैं देखेंगे। ये रहा प्रिज्म, ऐसा दिखाई देगा। अगर इधर सरफेस से देखेंगे तो या उधर सरफेस से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला सरफेस ये वाला सरफेस एकदम सामने से ऐसे देखो, सामने से देखोगे तो ट्रायंगल त्रिभुजाकार दिखाई देगा। और ये इधर से क्या दिख रहा है, ये तो रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगल है। सामने से देखो इस तरह से ऐसे देखोगे ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो बस उसी तरह से देख लीजिए। और इसी सरफेस पे लाइट डालनी है और दूसरे से रिफ्रेक्ट करा देनी है, ये दोनों एंगल पे है। तो लाइट रे हम डालेंगे, ठीक है ना। एक रेज हम डालें ऐसे, तो रेयरर से डेंसर में गया तो थोड़ा डेविएट करेगा, नॉर्मल से डेविएट कर गया, ठीक है ना, डेविएट कर गया नॉर्मल से। अब देखो इसमें ये तो होगा जो होगा नॉर्मल होगा आपका, ये नॉर्मल होगा ना, ये जो है वो नॉर्मल होगा। और ये वाइट यहां पे भी नॉर्मल बना दो, इस पे भी जो होगा ये नॉर्मल होगा। अब देखो ये वाइट लाइट अगर डेविएट नहीं होती तो इसका पाथ ये होता, पाथ ये होता ना। अब ये है हमारा डेंसर से रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो इस नॉर्मल से अवे भागेगा, नीचे जाएगा और यानी अवे चला गया और बेंट कर गया। तो ये रे कहां से आता हुआ दिखाई देगा आपको, इधर से कहीं से, ठीक है ना, आता हुआ दिखाई देगा, इधर से कहीं से आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसी तरह से ये रे डायग्राम हो गया। अब इसमें कौन से एंगल को क्या कहते हैं इस पे चर्चा हम करेंगे अच्छे से। देखो सबसे पहले तो इसको बोलेंगे एंगल ए, प्रिज्म का एंगल बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये ए जो है कोई फिक्स नहीं है कि ऊपर वाला एंगल ही ए होगा। ए कहने का मतलब हो गया कि जो भी दो सरफेस, जिन दो सरफेसों से रिफ्रैक्शन हो रहा है उन दो सरफेसेस का इंक्लिनेशन, अगर रिफ्लेक्शन इन दो सरफेसेस के बीच होगा तो ये ए हो जाएगा, इन दो सरफेसेस के बीच होगा तो ये वाला एंगल ए हो जाएगा। अभी इन दो सरफेसेस के बीच हो रहा है तो इनके बीच का एंगल ए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कि ए हो गया। अब ये है नॉर्मल, ये भी है नॉर्मल, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, आई हो गया हमारा। अब देखो आप
और ये हो गया क्या, आर, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलो आप, ये आर हो गया है ना। तो एक चीज और है, अब यही वाला रे यहां पे आ रहा है, यही वाला रे यहां पे आ रहा है, तो इस वाले नॉर्मल के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो अब R1 R2 नाम दे देते हैं, इसको भी रिफ्रैक्शन वाला ही R1 R2 नाम दे देते हैं। चलो इसके साथ R2 बनाया और इसको बोल दिए एंगल E, यानी इमर्जेंस बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इमर्जेंस। I1 I2 मान लो एक ही बात है, ये भी I के जैसा हो गया। चलो I1 I2 बोल दो या E बोल दो, एक ही इमर्जेंस, यानी फाइनली जो इमर्ज करके बाहर आया, फाइनली जो रेज आया उसको, उसी एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं या इमर्जेंट रे बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये जो रे हो गया इसको इमर्जेंस एंगल बोलते हैं, और ये जो रे है इसको, इस रे को बोलते हैं इमर्जेंस रे, ठीक है, इमर्जेंस रे। अब देखो ये जो हमारा है एंगल, उसी एंगल को बोलते हैं, ये वाला इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट रे को आगे की ओर बढ़ाए, और जो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे है यानी इमर्जेंस रे है, ये जहां से आता हुआ दिखाई देगा, तो यानी इस इंसिडेंट रे और इस इमर्जेंस रे के बीच में यहां पे एंगल बनेगा जिसको डेल्टा से डिनोट कर। कैसे, ये जा रहा था इस वाले पे जाना था इसको, लेकिन गया इधर, ये इधर गया ना, नहीं तो कोई डेविएशन नहीं होता तो इसी पे निकलता ना ऐसे, और चला इधर गया है। देखो तो ये वाला कितना डेविएशन हो गया, मान लीजिए कि डेल्टा डेविएशन हो गया, ठीक है ना। ये अपने पाथ से डेल्टा डिग्री डेविएट कर गया है, और उसी डेल्टा को बोलते हैं, उसी डेल्टा को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी डेल्टा डिग्री डेविएट कर गया है, ठीक है ना। डेल्टा डिग्री क्या हो गया है, डेविएट कर गया। अब बात करते हैं इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमको डेल्टा फाइंड करना है कि कितना डिग्री वो जो है डेल्टा वो डेविएट किया है, हमको डेल्टा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड करते हैं कि अच्छा तुम्हारा एंगल हमको निकालना है कि कितना होगा, है ना। तो डेल्टा निकालने के लिए देखो आप सबसे पहले ये एंगल फाइंड करो, ये एंगल फाइंड करो। अब अपोजिट साइड का एंगल बराबर होता है, ये टोटल एंगल आई के बराबर होगा, ये टोटल एंगल आई के बराबर होगा ना, तो बचा हुआ एंगल आई माइनस R1 हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला टोटल एंगल E के बराबर होगा, तो बचा हुआ एंगल E माइनस R2 हो जाएगा, हो जाएगा ना E माइनस R2। तो बस अब ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है तीनों कोनों का योगफल, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री के बराबर है ना। और ये पूरा का पूरा लाइन, तो ये डेल्टा क्या है 180 माइनस ये वाला एंगल। अगर 180 में से ये वाला एंगल को घटा देंगे तो डेल्टा आ जाएगा, और इन तीनों का योगफल 180 है। यहां पे देखो ये ऐसे बन रहा है, देखो इस तरह से डेल्टा I माइनस R1 और E माइनस R2 है ना, तीनों कोनों का योगफल 180। अब यही थ्योरम एक ट्रायंगल का परफेक्ट थ्योरम आता है यहीं पे,
मतलब दूसरी भाषा में बोलो तो कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, एक साइड को इंक्रीज कर देते हैं, तो उसके बाह्यतम एंगल, आउटर मोस्ट एंगल, ये जो एंगल बोलते हैं उसको, बाहर में जो एंगल बना ट्रायंगल का, वो सामने के दो जो हमारे क्या हैं एंगल हैं उनके योगफल के बराबर होता है, यानी ये एडिशन के बराबर होता है ना, एडिशन होता है। देखो ट्रायंगल का ये वाला रूल आप लोग जानते हो, यही है ना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो क्या हो गया, I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हो, है ना, R1 प्लस R2। अब बात करते हैं हमारे इस एंगल की, इस एंगल की बात हम करते हैं, ये वाला एंगल कितना, ठीक है ना, ये एंगल कितना होगा। तो आओ, ट्रायंगल में 180 डिग्री तीनों कोनों का योगफल, तो एक एंगल R1 दूसरा एंगल R2, तो तीसरा एंगल 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा ना। तो चलो अब एक रिलेशन मैं बताता हूं, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ये जो है एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ये वाला एंगल ये हो गया, इधर वाला एंगल ये हो गया, यानी ये I हो गया, ये E हो गया, टोटल हो गया ना। और ये कितना है, ये वाला एंगल ये हो गया, और नीचे वाला 180 माइनस R1 प्लस R2 हो गया, है ना। तो किसी भी रेक्टेंगल में चारों एंगल्स को अगर आप ऐड करते हो तो कितना होता है, 360 डिग्री, चारों कोनों का योगफल 360 होता है ना। तो इन चारों को ऐड करेंगे और 360 के बराबर करेंगे, तो क्या रिलेशन निकल के आता है, यहां से क्या रिलेशन निकल के आता है। या फिर देखो आप, ये हो गया एक, तो ये रेक्टेंगल हो गया, चलो रिलेशन ए के साथ डिराइव कर देते हैं, ये भी तो एक तरह से रेक्टेंगल ही है, ये वाला एंगल ये है, ये ए हो गया, और ये दोनों 90 डिग्री हैं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल्स है, देख लो इस पे नॉर्मल्स है, इस वाले पे, तो ये 90 डिग्री है टोटल, तो दोनों 90 और ये 180 माइनस R1 प्लस R2 और प्लस ए, ये भी 360 के बराबर है। तो यहां से आप लिख सकते हो, देखो मैं इसको करता हूं कि a प्लस 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360, है ना, इज इक्वल टू 360। तो देखो कितना होगा, ये से ये खत्म और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां पे R1 प्लस R2 के जगह पे ए पुट कर दो, I प्लस ई माइनस ए, और ये क्या है, प्रिज्म का एंगल है, प्रिज्म एंगल है ये, ठीक है ना, प्रिज्म का एंगल है। I और E को ऐड करेंगे और माइनस ए कर देंगे प्रिज्म एंगल, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा, यानी ये वाला एंगल और इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे, तो ये डेविएशन हमारा पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का डेविएशन आ रहा है। तो मेनली रूप से हमारा
कैलकुलेशन यही एंगल ऑफ डेविएशन का ही था, और दूसरा कि प्रिज्म एंगल, तो प्रिज्म एंगल ये दोनों है R1 प्लस R2, दोनों रिफ्रैक्टेड एंगल का एडिशन जो होगा वो प्रिज्म एंगल कहलाता है हमारा, ठीक है ना। तो अब इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि क्या इस पे क्वेश्चन आता है। ऐसे तो क्वेश्चंस अलग अलग बहुत सारे आते हैं, बट हम एक क्वेश्चन देखेंगे फाइनली और सॉल्व करेंगे। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एंगल ऑफ डेविएशन, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग, फिर हम फैक्टर्स पे बात करेंगे। कि तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, आप सॉल्व करना, मैं भी डालूंगा अलग से न्यूमेरिकल्स। तो देखो हमारा प्रिज्म हो गया ये, ठीक है, ये प्रिज्म हो गया, और इस पे ऐसे आया, ये आया, ये आया, चलो तो ये 90 डिग्री, ये दोनों नॉर्मल्स हो गए, ठीक है ना, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, और हम सॉरी n होगा, हाँ, ये I जो है और ये E हो गया, ये R1, ये R2, ये हो गया A, ठीक है। तो I की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, I की वैल्यू है 60 डिग्री, और ये प्रिज्म जो है, ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल यानी तीनों कोण 60 डिग्री होगा। तो इससे पता चलता है कि A की वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, ठीक है ना। A की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। अब बोल रहा है कि डेल्टा बताओ और E बताओ। फाइंड डेल्टा एंड E। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ही इजीली है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, अदरवाइज हम अभी सॉल्व करेंगे और पता चल जाएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। मेरे से मिलाना आप या मेरे साथ साथ सॉल्व देखना। दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे, दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पे। हर जगह स्नेल्स लॉ लगाना, रिफ्रैक्शन गिनना है और स्नेल्स लॉ लगाना है, बस लाइट का यही की पॉइंट है। कितने नंबर ऑफ सरफेसेज हैं जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, हर पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है, फंडा क्लियर, बस एक ही फॉर्मूला हर जगह। सोचो कितना इजी टॉपिक है। तो स्नेल्स लॉ लगा दो। सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहां पे जो हुआ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ लगाए, फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे बात करेंगे। यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं तो क्या बोले हैं, μ2 sin I इज इक्वल टू μ1 sin R। जहां का जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल। तो हमारा जो है सबसे पहले ये ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास या जिस भी मटेरियल का है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। चलो दे देता हूं, क्योंकि बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पता नहीं चलेगा ना कितना डेविएट किया, या रेयरर है या डेंसर है। और इधर है एयर, क्वेश्चन में है इधर है एयर, इसका 1 हो जाएगा, इसका √3 है। तो अब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो सबसे पहले म्यू एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू प्रिज्म का इंटू साइन आर। तो इसका 1 साइन 60 इज इक्वल टू √3 साइन आर, क्योंकि आर तो पता नहीं है, यहां वाला आर नहीं पता है ना। तो आर याद करो कि मैंने एक रिफ्रैक्शन में गोला बना के एक न्यूमेरिकल बनाया था, देखना एकदम उसी तरह का होगा, उस गोले वाले न्यूमेरिकल की बात हो जाएगी यहां पे। तो चलो यहां से निकलेगा आपका साइन आर इज इक्वल टू, सबसे पहले साइन 60 का क्या होता है, √3/2 होता है ना, तो √3 से √3 का खत्म, तो 1/2 यानी आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। R1 ये R1 हो गया, सॉरी, तो R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया।
क्या हो गया 30 डिग्री। और ए की वैल्यू क्या है R1 प्लस R2, यही होता है ना, ए की वैल्यू R1 प्लस R2, और ए की वैल्यू कितनी है 60, क्योंकि क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 60 हो गया हमारा, और R1 आ गया 30, तो यहां से 60 इज इक्वल टू 30 प्लस R2, तो R2 कितना आ गया 30, R2 की वैल्यू भी 30 आ गई। तो चलो अब आते हैं दूसरे रिफ्रैक्शन पे, यहां पे अब ये भी 30 ये भी 30, तो दूसरे रिफ्रैक्शन पे आते हैं, स्नेल्स लॉ लगाएंगे फिर इस वाले सरफेस पे। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये एंगल है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये एंगल कितना है 30, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड सरफेस के लिए है, सेकेंड सरफेस पे हम आए हैं रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और इंटू साइन ई, साइन ई कितना हो गया 30 का 1/2 साइन ई, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि √3/2 कितना होता है, साइन कितना डिग्री बराबर √3/2 60 डिग्री, तो ई की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री फाइंड हो गई। तो यानी इमर्जेंस एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो स्नेल्स लॉ से फाइंड हो गया। फिर डेल्टा की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है, डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन कहने का मतलब ये आगे बढ़ गया और ये आगे बढ़ गया, तो ये डेल्टा हो गया डेविएशन। तो डेविएशन में क्या था I प्लस ई इंसिडेंट प्लस इमर्जेंस माइनस प्रिज्म एंगल, कौन से सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है वो, तो I प्लस ई कितना, I कितना हो गया 60 प्लस ई कितना हो गया 60 माइनस ए कितना हो गया वो भी आया 60, कितना आया 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डेविएशन जो है 60 डिग्री। इंसिडेंट रे अपने रास्ते से 60 डिग्री डेविएट कर गया, यानी जा रहा था बेचारा ऐसे और वहां से न जाके 60 डिग्री घूम गया, यानी ये रास्ता था यहां से 60 डिग्री चेंज हो गया, ये प्रिज्म क्या करवाया 60 डिग्री चेंज करवा दिया इसका रास्ता, ठीक है ना। यही प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पे आएंगे अलग अलग निकालने के लिए, आप इसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक मैंने बता दिया है, बाकी आप करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स भी इसमें से छोटे छोटे निकल के आएंगे जो आपको क्लियर होते चले जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सॉल्व करूंगा। तो चलो कुछ चीजें हैं और जो ये डेल जो है डेविएशन एंगल, ये जो है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ऐसे कौन कौन से प्रिज्म के कौन कौन से फैक्टर हैं, इस पूरे फेनोमेना में ऐसा क्या क्या टर्म है जिसके कारण इस डेल्टा पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, यानी एंगल ऑफ डेविएशन पता चल जाए कि कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसको फिर कंट्रोल कर सकते हैं, जितना डेविएट कराना होगा उतना ही डेविएट कराएंगे, है ना। तो चलो कुछ तो अलग अलग फैक्टर्स होगा, है ना, इसका कोई ना कोई तो मतलब रहा होगा डेविएशन, तभी तो बोलते हैं ना कि विग ब्योर वायलेट का ज्यादा हो गया रेड का कम हो गया, एक ही व्हाइट लाइट आया और किसी का ज्यादा डेविएशन हो गया किसी का कम डेविएशन हो गया, यही वाला डेविएशन की बात होती है ना। इधर बिग ब्योर होता है ना वी, बिग ब्योर ऐसे, तो वी का ज्यादा हो गया वायलेट का रेड का कम डेविएशन हुआ, क्यों भाई, लाइट एक ही आता है व्हाइट लाइट, कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स है जिस पे ये डेल्टा डिपेंड कर रहा है, जो अलग अलग कलर के लाइट में बदल जा रहा है ना। तो जब अंदर जूम करते हैं लाइट को तो क्या पाते हैं हम, अलग अलग क्या है, इनके वेवलेंथ्स अलग अलग है, ठीक है ना। तो लिखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर पे डेल्टा डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा डिपेंड्स, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलिए
एक एक करके लिखेंगे हम, जहां पे समझना होगा उसको समझेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, म्यू पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, किसका? प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर प्रिज्म का ज्यादा होगा तो डेल्टा भी ज्यादा होगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ज्यादा डेविएट करा रहा है, कहने का मतलब कि लिख सकते हो आप कि अगर म्यू ऑफ प्रिज्म इंक्रीज करेगा तो डेल्टा भी इंक्रीज करेगा, डिपेंड करता है। फिर करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, कहने का मतलब हो गया कि अगर ए बड़ा होगा, बड़ा प्रिज्म एंगल बड़ा होगा, अगर ए बड़ा होगा तो डेल्टा भी बड़ा होगा। दो चीजें हैं डेविएशन को कंट्रोल करने के लिए, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए। चलिए और क्या क्या है? दो ही चीज तो प्रिज्म में था मेन, जो दोनों को तो डिपेंड कर ही रहा है। क्या सर लाइट पे भी डिपेंड करता है क्या? आप पूछ सकते हो। बिल्कुल करता है। अब लाइट पे कैसे डिपेंड करता है? देखो क्या क्या लाइट पे है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अब गौर करना आप, रेड लाइट का डेविएशन कम और वायलेट लाइट का ज्यादा। वेवलेंथ किसका ज्यादा? रेड लाइट का। किसका कम? वायलेट लाइट का। यानी जिसका वेवलेंथ कम था उसका डेविएशन ज्यादा हो गया। यानी वेवलेंथ बढ़ेगा तो डेविएशन कम होगा, है ना। अगर हम वेवलेंथ बढ़ा देते हैं लाइट का तो डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ घटेगा तो डेविएशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसीलिए यहां पे लिखते हैं कि डेविएशन ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। इसका डेविएशन ज्यादा होता है। बाकी आप सजा लेना विग बेयोर के, किसका कम किसका ज्यादा, ठीक है ना। मैं रिलेशन ही मैं बता दिया तो वहां से हो जाए। एक चीज और है, इंसिडेंट एंगल आई, वो फैक्टर्स थोड़ा समझना है डिटेल में। चलिए उस फैक्टर को हम समझेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे कैसे डिपेंड करता है। अब ए की, डेल्टा की वैल्यू क्या थी? आई प्लस ई माइनस ए। आई पे तो कर रहा है, लेकिन कैसे, कुछ चीजें समझेंगे कि कैसे। अब देखो मैं एक चीज समझने के पर्पज से आपको दिखा रहा हूं। ये जैसे हो गया हमारा प्रिज्म, ठीक है ना। प्रिज्म हो गया, इससे लाइट गई, ऐसे गई, ऐसे निकल गई, एक मिनट, और ऐसे निकल गई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस रेज को वापस, अगर इस रेज लाइन पे भेजोगे, अगर यहां पे ऐसे कर सकते हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर इसी लाइट को वापस रिवर्स कर दोगे तो ये इसी पाथ पे लौट भी जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये आई हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, ठीक है ना। और इनिशियल वाला केस में जब व्हाइट वाला एरो देखो इधर की ओर है, व्हाइट वाला एरो, तो उस केस में ये आई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रिज्म कब बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि ये वाला ए, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच का एंगल, यानी इधर से भेजो लाइट या इधर से भेजो। अब किसको 1 बोलोगे किसको 2 बोलोगे ये आप नहीं तय कर सकते। जिधर से भेजते हो रहे उसको 1 बोल देते हैं हम लोग कि हाँ पहला इधर से जा रहा है। अगर वही रे इधर से आ जाएगा तो ये वाला पहला हो जाएगा हमारा, है ना। सेम रे डायग्राम फॉलो करेगा। तो हो सकता है कि अगर हम आई की वैल्यू इतना कर दें तो ई की वैल्यू कम हो जाए,
तो आई की वैल्यू सेम रे डायग्राम के लिए एक बार ये हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर डायरेक्शन बदल देते हैं इस रे का, अगर इधर से भेजना शुरू कर देते हैं तो ये आई हो जाएगा और इसी पाथ पे आई रेज जो है लौट भी जाएगा, है ना। नहीं, आई ई में बदल जाएगा और ई आई में बदल जाएगा। तो कहने का ये मतलब हो गया कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा डेल्टा के लिए, तो कौन से वाले पे डेल्टा डिपेंड करेगा ये बताओ, है ना। हम बोल रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन निकालो। कब मिनिमम डेविएशन होगा आई के लिए? कब मिनिमम डेविएशन होगा? ठीक है ना। अब मिनिमम डेविएशन होने का मतलब है कि अगर इसको आगे बढ़ाओगे और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये डेल्टा मिनिमम डेविएशन है ना। तो जब आई की वैल्यू इधर से कम दिख रही होगी आपको, उसके लिए भी डेल्टा की वैल्यू यही है, और इधर से आई की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, उसके लिए भी डेल्टा की वैल्यू यही है। उसके लिए भी डेल्टा की वैल्यू क्या है? वही है हमारा। अब आपको लगेगा कि इसके लिए तो ऐसे ऐसे ये वाला हो जाएगा ना, लेकिन अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट वाला एंगल तो सेम ही होता है ना, बराबर होता है। तो जो वो होगा वो ये इधर वाला होगा। तब ये बताओ कि कौन सा आई लोगे आप, ये वाला आई लोगे कि ये वाला आई लोगे? डेल्टा मिनिमम अगर आप निकाल रहे हो तो कौन सा आई लोगे? ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे? तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए, इस कंफ्यूजन को हम करते हैं दूर कि कैसे हम निकालते हैं मिनिमम डेविएशन। डेल्टा जो है वो मिनिमम कब होगा, मिनिमम डेविएशन पे ये मुद्दा फंसता है। देखो, इस पॉइंट को लिख सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, है ना। सबसे कम डेविएशन कब होगा? आई के कौन से वैल्यू के लिए डेल्टा की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी? आई के कौन से वैल्यू के लिए? अब मैं तो ये बोला कि अच्छा म्यू पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, तो यार अगर ये स्लैब बना दिए, प्रिज्म लेके आ गए, आपके हाथ में तो लाइट ही है ना, आप उसी को कंट्रोल कर सकते हो। और मान लीजिए कि रेड लाइट आपके पास है, दे दिए, वायलेट लाइट दे दिए, ठीक है, आप वेवलेंथ तो नहीं बदल सकते, आपके पास क्या है, एंगल सिर्फ कंट्रोल में है। या तो आप ज्यादा एंगल पे मारोगे, कम एंगल पे मारोगे, कैसे भी मारोगे, आपके हाथ में सिर्फ यही है। और हम ये कहें आपको कि मिनिमम डेविएट कराना है लाइट को, प्रिज्म से गुजारो, लेकिन एकदम मिनिमम डेविएशन देना है, डेल्टा मिनिमम निकालना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मिनिमम डेविएशन हो गया? अब इससे ज्यादा करेंगे तो डेल्टा ज्यादा हो जाएगा, है ना, या इससे कम करेंगे एंगल तो भी डेल्टा ज्यादा। आई की वैल्यू अगर थोड़ा बढ़ाएंगे तो भी डेल्टा ज्यादा, थोड़ा कम करेंगे तो भी डेल्टा ज्यादा, है ना। तो कौन से आई के वैल्यू के लिए हमारा मिनिमम डेविएशन होगा, यही फाइंड करना है। तो ये चीज है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू, ओनली वन VALU वैल्यू। अब जैसे आप इसमें मार दिए एंगल ऑफ, कहोगे ना कि यही डेल्टा मिनिमम है, और इधर जो निकला उसका डेविएशन ऐसे है, हम वापस फिर इसी पे मार दिए ऐसे, लाइट उस तरफ से मारेंगे, बोलेंगे देखो सेम रे डायग्राम हम फॉलो किए हैं, डेल्टा अभी भी उतना है लेकिन आई की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो तुम ही कह रहे थे ना कि ये मतलब ये इसी आई के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, लेकिन इस बार तो देखो आई की वैल्यू अलग हो गई यार, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें। तो यही चीज है कि डेल्टा मिनिमम तभी होगा जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएं, यानी इधर से मारो लाइट चाहे इधर से मारो लाइट, दोनों तरफ से आई का वैल्यू इक्वल होगा, तभी डेल्टा मिनिमम मानेंगे, ठीक है, तभी डेल्टा मिनिमम मानेंगे। तो यही लिख रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम फॉर ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू के लिए होगा, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए
होगा, यानी दोनों तरफ से आई की वैल्यू इक्वल, यानी आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा, तब डेल्टा मिनिमम होगा। कब होगा? आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा तब, यानी डेल्टा को डेल्टा मिनिमम तब बोलेंगे जब आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और जब आई इक्वल टू ई हो जाएगा R1 इक्वल टू R2 भी हो जाएगा, है ना। वही चीज होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिफ्रैक्शन वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, R1 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तरह से इसका ग्राफ बनाते हैं, किस तरह से वैरी करता है ये। देखो ये हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा, ग्राफ यानी कि ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये डेल्टा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे होता है, इसको बोलेंगे I इज इक्वल टू ई, और ये होता है डेल्टा मिनिमम, ठीक है ना, डेल्टा मिनिमम। अब देखो यहीं पे कुछ मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि मान लीजिए कि एक वैल्यू आप ले लो और ये, तो देख लो डेल्टा की एक सेम वैल्यू के लिए, मान लीजिए डेल्टा डैश या डेल्टा की एक वैल्यू के लिए आई की वैल्यू दो अलग अलग पॉइंट्स पे आ रही है। जानते हो दो अलग अलग पॉइंट्स पे क्यों आ रही है? एक इधर साइड वाला, दूसरा इधर साइड वाला, है ना। तो ये मिनिमम तभी होगा जब ये किसी एक पॉइंट पे आएगा, है ना। अगर बोल देंगे कि ये डेल्टा मिनिमम है तो दूसरा फिर आई की वैल्यू फिर ये दो आ गए, तो जहां पे आई और ई दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी एक एकदम नीचे वाला पॉइंट, वहीं पे डेल मिनिमम होगा, अदरवाइज आई की दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है ना, ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। इस ग्राफ के बारे में आप एक चीज मैं बता दूं कि दिस इज नॉट अ पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला नहीं है। दूसरा ये इसको बोल सकते हो कि दिस इज tilted towards right, tilted towards right, ठीक है ना। अब देखो हर बार I इज इक्वल टू ई पे डेल्टा मिनिमम मिलेगा, लेकिन उसके अलावा डेल्टा की जितनी भी वैल्यूज होंगी उस पे आई की दो वैल्यू मिलेंगे। आई डेल्टा की जितने भी वैल्यू होंगे उस पे आई के दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है ना। अब यही चीज है, ये तो थ्योरेटिकल टर्म हो गया, लेकिन अब ये डेल्टा मिनिमम निकाल के दिखाइए आप कितना होता है। आप बोल तो दिए कि ये यहां पे होगा जब आई ई के बराबर हो जाएगा, है ना, अदरवाइज फिर डेल्टा बढ़ने लगेगा। अगर इस वाले ई वाले पॉइंट से कम पे भी जाओगे या इससे आगे भी बढ़ोगे तो भी डेल्टा बढ़ने लगता है। लेकिन आप कैलकुलेशन निकालिए इसका और बताइए कि ये मिनिमम डेविएशन कैसे हम फाइंड करते हैं। तो देखो मिनिमम डेविएशन मैं इसी स्लाइड को ऊपर करता हूं, आप लोग छाप लेना उसको, इसी में हम निकालते हैं कि कैसे मिनिमम डेविएशन फाइंड किया जा सकता है। तो देखो प्रिज्म को सबसे पहले, चलो मैं और ऊपर कर देता हूं कि प्रिज्म को रखो कि इफ अ प्रिज्म, कैलकुलेशन है इसका मिनिमम डेल्टा मिनिमम मैं फाइंड करके दिखाता हूं क्या होगा, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वगैरह से क्या रिलेशन होगा। तो इफ अ प्रिज्म इज केप्ट इन एयर, ऐसे ही एयर मीडियम में रख दिए, ठीक है ना, एयर मीडियम में रख दिए और बोल दिए कि एट मिनिमम डेविएशन, जो सिचुएशन है वो मिनिमम डेविएशन का सिचुएशन लिए हम, मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना, मिनिमम डेविएशन होगा। तो जब मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होगा, तो आई इज इक्वल टू ई होगा और R1 इक्वल टू R2 होगा, इतना तो होगा, इतना होगा, इन दोनों को R1 मान लो, R मान लो। फिर A की वैल्यू क्या होगी?
ए की वैल्यू R1 प्लस R2 है, दोनों की वैल्यू R है तो 2R हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू A/2 होगा, R इज इक्वल टू A/2 होगा। और डेल्टा की वैल्यू जब डेल्टा मिनिमम लिखोगे तो कितना है डेल्टा, पहले तो I प्लस E माइनस A, तो दोनों की वैल्यू I हो जाएगा, यानी I प्लस I माइनस A इज इक्वल टू क्या हो रहा है, A इज इक्वल टू हो रहा है आपका, A ही छोड़ दो, A ही रहने दो अभी, है ना। तो यहां से आ जाएगा आपको 2I माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो यहां से I की वैल्यू आप लिख सकते हो डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया। डायग्राम से समझते हैं, चलो बना लेते हैं एक प्रिज्म, ठीक है। अब ये चला ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है ना। तो अब हमारा मान लो कि ये हो गया, ये हो गया, ये आगे बढ़ता, ये आगे बढ़ता, तो ये डेल्टा हो गया, ठीक है ना, यही चीज है। तो अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम, स्नेल्स लॉ लगा के हम फाइंड करते हैं। अब ये प्रिज्म का म्यू हो गया, म्यू पी, ये म्यू एयर है यानी 1, म्यू एयर है 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ डेल्टा मिनिमम जब रहेगा तो क्या रिलेशन होगा, कैसे फाइंड करेंगे। छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं निकाल दे रहा हूं ताकि आपको आसानी हो आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये भी R, ये भी R, ये I, ये भी I, दोनों इक्वल होगा, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक ये सरफेस से दूसरा इस सरफेस से, और ये कितना है A है। तो चलो म्यू A साइन I, म्यू P साइन R, यही लिख सकते हैं ना। यहां पे स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे तो म्यू A साइन I इज इक्वल टू म्यू P साइन R, म्यू A1 साइन I इज इक्वल टू म्यू P साइन R, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R, सॉरी R, ठीक है R। अब ये बताओ I और R की वैल्यू यहां से आसानी से आपको मिलेगी। आप लिख सकते हो कि म्यू P इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस A डिवाइडेड बाई 2 साइन R की वैल्यू क्या है A/2, R की वैल्यू यहां से A/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 और साइन A/2। तो यहां से मिनिमम डेविएशन के केस में ये रिलेशंस होते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन इसके आगे की कहानी के साथ और आगे के सफ़र पे चलेंगे। आप इसको छाप लो और फिर लाइट में बात करेंगे। अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है हमारा, लेंसेस वगैरह की बात करेंगे हम। अब लेंसेस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कैसे उसमें इमेज का फॉर्मेशन होगा हमारा, लेंस मेकर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशंस, टेलीस्कोप वगैरह, बहुत सारी चीज़ों की बात अभी करनी है इसमें, ठीक है। तो चलिए इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, सायोनारा।